फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2019 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये जो आज जो पेपर है दोस्तों, ये वर्ष 2019 का एनटीपीसी का पेपर है दोस्तों। तो देख लीजिए इसमें आपका क्वेश्चन का लेवल किस तरह है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट उत्तराखंड में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज इन द उत्तराखंड। तो पहला ऑप्शन है आपका टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। दूसरा है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तीसरा है शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। या चौथा है आपका चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसमें से जो दोस्तों आपका उत्तराखंड में स्थित है वो आपका कौन है दोस्तों, तो टिहरी हो जाएगा। ये टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। अब इसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट को याद कर लीजिए। जैसे अगर ये पूछा जाए दोस्तों, ये जो टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये किस नदी पर है, तो ये दोस्तों आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी पर है, तो ये आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। उसके बाद अगर बात किया जाए दोस्तों, इसमें से जो है कितने मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता है, तो इसमें दोस्तों 2400 मेगावाट का जो है बिजली का उत्पादन होता है। कितना, 2400 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता है। उसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत में ये सबसे ऊंचा है। अगर पूछा जाए वर्ल्ड वाइड में इसका रैंक कितना है दोस्तों, तो वर्ल्ड वाइड में ये दोस्तों विश्व का 5वां सबसे ऊंचा जो है बांध है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। टिहरी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है, उत्तराखंड में। भागीरथी नदी पर स्थित है। इससे जो है टोटल 2400 मेगावाट का इलेक्ट्रिक जो है जनरेट होता है। ये भारत का सबसे ऊंचा और पूरे विश्व में 5वां सबसे ऊंचा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, देख लीजिए, इसे भी, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बात किया जाए कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, तो कोयना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। और ये किस नदी पर है, तो ये आपका दोस्तों कोयना नदी पर ही स्थित है। उसके बाद आपका शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों शरावती आपका पड़ेगा कर्नाटक में। ठीक है, शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में। और कौन सी नदी पर है, तो शरावती नदी पर ही है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों चमेरा जो नजर आ रहा है, ये चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर है, तो ये आपका दोस्तों रावी नदी पर है। ठीक है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। तो इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी जो है कंप्यूटर में सहायक मेमोरी का एक उदाहरण नहीं है। यहाँ पर कौन सा जो यहाँ पर जो मेमोरी दिया हो दोस्तों, ये सहायक मेमोरी यानी एक्सिलरी मेमोरी का एक एग्जाम्पल नहीं है। एक्सिलरी मेमोरी को हम लोग दोस्तों और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसे हम लोग जो है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। एक्सिलरी मेमोरी का हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा एक सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी नहीं है। तो ये मैग्नेटिक टेप तो होता है दोस्तों, सीडी रोम भी आपका किस तरह का उदाहरण है, तो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। उसके अलावा दोस्तों ये फ्लॉपी डिस्क भी आपका किसका उदाहरण है, तो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पी रोम हो जाएगा। ठीक है, पी रोम दोस्तों आपका किस तरह का मेमोरी है, तो प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है ये। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण हो जाएगा आपका पी रोम। पी रोम दोस्तों ये एक रोम का ही पार्ट है, और इसका फुल फॉर्म जो होता है ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी किसका फुल फॉर्म है, पी रोम का। अगर पूछा जाए दोस्तों यहाँ पर जो आपका पी प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी अगर पूछा जाए किसे कहते हैं दोस्तों, तो प्राइमरी मेमोरी वैसी मेमोरी को कहते हैं जो डायरेक्ट सीपीयू के साथ जो है कनेक्ट होता है। ठीक है, जो डायरेक्ट कंप्यूटर के सीपीयू के साथ जो है कनेक्ट होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी मेमोरी कहेंगे। अब प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण क्या है, तो रोम हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका कैच मेमोरी हो गया, रोम हो गया, कैच मेमोरी हो गया, और रैम हो गया। ये सारे किसके उदाहरण है, तो प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी क्या किसे कहते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी किसे कहते हैं दोस्तों, जो लार्ज अमाउंट ऑफ
डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी आपको कंप्यूटर का बाहर से यानी पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू ये कनेक्ट होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपका दोस्तों मैग्नेटिक टेप हो गया, सीडी रोम हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सारे किसके उदाहरण है? तो सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला परमाणु स्टेशन है दोस्तों, ये वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1969 में, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये दोस्तों पहला जो परमाणु स्टेशन था कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये आपका दोस्तों महाराष्ट्र में जो है तारापुर में, महाराष्ट्र के तारापुर में जो है पहला परमाणु स्टेशन को स्थापित किया गया था। अगर पूछा जाए दोस्तों ये जो है परमाणु स्टेशन किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये अमेरिका यानी यूएसए के जो हेल्प से ये जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो तिरंगा झंडा स्टुअर्टगार्ड में मैडम भिखाई कामा के द्वारा फहराया गया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत कौन लाया था? तो ये दोस्तों आप लोगों को पता है कि भारत के बाहर सबसे पहले झंडा फहराने वाली कौन है? तो मैडम भिखाई कामा, ठीक है। अगर पूछा जाए भारत के बाहर सबसे पहले किन्होंने जो है झंडा फहराया था, तो मैडम भिखाई कामा ने फहराया था, ये वर्ष 1907 की बात है। और ये दोस्तों ये कहाँ पर? तो स्टुअर्टगार्ड, कहाँ? जर्मनी में, ठीक है। स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में इन्होंने ये झंडा फहराया था। उसके बाद ये जो झंडा फहराया था तो उन्हें जो है इस झंडे को वापस भारत कौन लेकर आए थे? तो इनका नाम है इंदुलाल याग्निक, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि का उदाहरण है? यानी यहाँ पर कौन सा जो है स्केलर क्वांटिटी का एक उदाहरण है? तो आप लोगों को पता है दोस्तों क्वांटिटी जो है ये दो तरह का, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक दूसरा आपका कौन सा होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है दोस्तों? तो वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे? तो वैसे क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? तो स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे मोमेंटम हो गया, तो मोमेंटम में आपका दोस्तों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। फोर्स फोर्स भी दोस्तों इसमें भी आपका क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड और आपका इसका डायरेक्शन भी होता है, तो फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा? तो ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वेलोसिटी भी दोस्तों आपको पता है कि जो स्पीड जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब वेलोसिटी इसमें जब डायरेक्शन आ जाता है तो ये वेलोसिटी जो बन जाता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी भी आपका जो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। सो यहाँ पर जो हमारा स्केलर क्वांटिटी कौन हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मास। मास यहाँ पर कैसा क्वांटिटी है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। अब मास अगर पूछा जाए दोस्तों, मास का अगर पूछ लिया जाए तो इसे हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो मास को हम लोग दोस्तों केजी में मेजर करते हैं। मास ऐसा क्वांटिटी है जो हर जगह जो है आपका मास फिक्स होता है, यानी ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखें तो W=m जी होता है, जहां m क्या है? तो मास हो जाएगा। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका W/g हो जाएगा। तो इससे आपका छोटा छोटा न्यूमेरिकल बन जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आप एक रिलेशन ये भी निकाल सकते हैं कि जी पर कौन डिपेंड करता है दोस्तों? तो जी पर जो आपका डिपेंड करता है ये वेट करता है, ठीक है। जी पर कौन डिपेंड करेगा? वेट करेगा, ठीक है। यानी अगर जी का वैल्यू चेंज होगा तो वेट का भी वैल्यू चेंज होगा। लेकिन जो हमारा जो मास है दोस्तों, ये हमारा हर जगह इसका वैल्यू फिक्स होगा और ये जी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन नागरिकों में जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत में जो है भारत के नागरिकों का जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये आपका भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और ये दोस्तों किस समिति के अनुशंसा पर हुआ था? तो इसके लिए जो समिति बनी थी दोस्तों, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति था। तो इसे भी याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे रिलेटेड है? तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? तो हमारे मौलिक कर्तव्य से ये संबंधित है।
इसके अलावा दोस्तों और कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर जैसे आपका ये 35वां संविधान संशोधन, तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या होता था, सिक्किम को एक कोऑपरेटिव राज्य के रूप में जोड़ा गया था। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को जो है संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर आपका दोस्तों 44वां संविधान संशोधन है। तो 44वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था दोस्तों, तो 44वां संविधान संशोधन से दोस्तों ये हमारा जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, तो इसे हटाकर क्या कर दिया गया था, तो इसे हटाकर दोस्तों ये एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और इसे कौन से अनुच्छेद में रखा गया था, तो इसे अनुच्छेद 300 ए में रखा गया था। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों सिक्किम को जो है एक एसोसिएट राज्य के रूप में मान्यता दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 36वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हो गया था, तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को एक संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हो गया था दोस्तों, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारा एक संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, इसे हटाकर कौन सा अधिकार में रख दिया गया, इसे हटाकर दोस्तों एक कानूनी अधिकार में रख दिया गया। और इसके लिए जो अनुच्छेद जोड़ा गया 300 ए में, इसे जो है फिर पुनः हटाकर 300 ए में रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज एसोसिएट विद ओनली म्यूजिक, इनमें से कौन सा पुरस्कार जो है केवल संगीत से संबंधित है। तो केवल संगीत से संबंधित यहाँ पर म्यूजिक कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ग्रैमी पुरस्कार, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी आप लोगों को पता है दोस्तों ऑस्कर जो है ये आपका फिल्म से संबंधित है। उसके बाद कांस फिल्म फेस्टिवल, ये भी आपका फिल्म से ही संबंधित है। टैगोर किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये टैगोर जो पुरस्कार है ये साहित्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का जो आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये कौन सा जो है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बोल रहा है यहाँ पर दोस्तों, तो इसके लिए कौन सा ये हो जाएगा, तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये कौन सा लॉ कहता है दोस्तों, तो इसके लिए जो लॉ हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सा लॉ था, ये हो जाएगा दोस्तों बॉयल्स लो, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बॉयल्स लो क्या कहता है कि बॉयल्स लो मतलब बॉयल, इसे इस तरह से याद रखिएगा, बी बी टी, टी मतलब हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट और बी से हो गया बॉयल्स लो। तो बॉयल्स लो मतलब हो गया क्या कि यहाँ पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का गणना का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन इंडिया वाज मेड बाय। तो सबसे पहले जो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो ये जो थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या जो है परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन पार्ट नहीं होता दोस्तों, तो इसमें आपका हृदय आएगा। ठीक है, ये आपका धमनियां आर्टरीज भी आएंगे, ब्लड भी आएंगे। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा ये इसका पार्ट नहीं होगा, यानी जहां करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाता है। तो सूर्य का जो चमकीला पार्ट है दोस्तों, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सूर्य का जो चमकीला सतह है दोस्तों, इसे हम लोग फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था। द मोपला रिविलियन टुक प्लेस बिटवीन द ईयर्स। तो ये जो मोपला विद्रोह है दोस्तों, ये कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह दोस्तों वर्ष 1921-22 के बीच में, कहां पर, तो केरल मालाबार के तट में होता है, यानी जहां करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी को संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोर्ड रिजल्ट आउट ऑफ द फिजिकल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आउटपुट प्रोसेस के नाम से जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए किया था? द इंद्रधनुष फ्रेमवर्क एंड इंडिया गवर्नमेंट इनिशिएट इज फॉर। तो ये जो इंद्रधनुष फ्रेमवर्क है दोस्तों, ये किस लिए स्टार्ट किया गया था? तो इंद्रधनुष फ्रेमवर्क जो है दोस्तों, ये आपका किस लिए स्टार्ट हुआ था? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए, यानी जहां करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इंद्रधनुष जो है आपका इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम, ये किस लिए स्टार्ट हुआ था? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक दोस्तों आपका इसी नाम से मिशन इंद्रधनुष भी चलाया गया था, मिशन इंद्रधनुष। तो ये किस लिए था दोस्तों? तो मिशन इंद्रधनुष जो था ये दोस्तों आपका बच्चों के टीकाकरण से संबंधित था। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित था? तो ये दोस्तों बच्चों के टीकाकरण से संबंधित था मिशन इंद्रधनुष। और जो इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम ये किस लिए स्टार्ट हुआ था? तो ये जो है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनरुद्धार के लिए स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन एक की पहल है। ये जो आपका वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन, ये किसकी पहल है दोस्तों? तो ये जो पहल है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये जो पहल है दोस्तों, ये यूरोपियन संघ के द्वारा स्टार्ट किया गया एक पहल है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो यूरोपीय संघ के द्वारा स्टार्ट किया गया एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, येन इज द करेंसी ऑफ। येन किस देश की जो है मुद्रा है? तो येन आपको पता है दोस्तों, येन ये किस देश की मुद्रा है? तो ये आपका हो जाएगा जापान का। ठीक है, येन किस देश की मुद्रा है? जापान का। वहीं अगर दोस्तों मालदीव की बात किया जाए तो मालदीव का जो मुद्रा है ये क्या कहलाता है? तो मालदीव के मुद्रा को हम लोग दोस्तों रूफिया कहते हैं, रूफिया। ठीक है, मालदीव की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? रूफिया कहते हैं। उसके बाद बाली, बाली दोस्तों इसके मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? तो बाली जो है ये बाली, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की मुद्रा हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? तो रुपया, रुपया के नाम से जो दोस्तों ये इंडोनेशिया की मुद्रा है। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा, दक्षिण कोरिया की मुद्रा कौन है, क्या है दोस्तों? तो दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? वान कहते हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो वान कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है ये कौन से देश की जो है करेंसी का क्या नाम है। अगला क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो टैक्सोनॉमी का जनक है ये किन्हें कहा गया है? तो टैक्सोनॉमी का जो जनक है दोस्तों ये जो है कार्ल लिनियस को कहा गया है। टैक्सोनॉमी क्या है दोस्तों? तो टैक्सोनॉमी जो है वर्गीकरण से संबंधित है। ठीक है, तो कार्ल लिनियस ने जो है पूरे जो है दो पार्ट में डिवाइड किया था, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। ठीक है, कार्ल लिनियस के द्वारा जो है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम ये दो वर्गीकरण दिया गया था, इसलिए जो है कार्ल लिनियस को क्या कहा गया है? टैक्सोनॉमी का जनक कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो इनमें से कौन से जो थे दो दोस्तों ईस्ट इंडिया के खिलाफ जो है प्लासी का युद्ध लड़े थे? तो ये ईस्ट इंडिया के खिलाफ प्लासी का युद्ध दोस्तों ये किसके द्वारा लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला के द्वारा। ठीक है, सिराजुद्दौला के द्वारा। तो यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा जो है ये जो है ईस्ट इंडिया के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला के द्वारा। और ये जो है ये जो युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, ये कब हुआ था? तो ये 1757 में हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद ये जो दोस्तों टीपू सुल्तान के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों के खिलाफ? तो ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है दोस्तों, तो आंग्ल मैसूर युद्ध में जो किन्होंने भाग लिया था? तो टीपू सुल्तान ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किया है? तो कौन से के राष्ट्र के द्वारा जो है कॉमनवेल्थ का सबसे ज्यादा बार जो मेजबानी किया गया है दोस्तों? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है जो कॉमनवेल्थ गेम का सबसे ज्यादा बार मेजबानी किया है। ये कितनी बार कर चुका है? तो 5 बार ये जो है ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबानी कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय स्थित है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो ये जो प्रसिद्ध गोल गुंबद है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगर ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये जो गोल गुंबद है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों। जलियांवाला बाग जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, वैशाख का महीना था और ये 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के काल में हुआ था? तो ये भी दोस्तों आपका हल्का है, ये 1919 में। तो 1919 में कौन वायसराय थे? तो ये चेम्सफोर्ड थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्वरक में क्रांति का संबंध किस रंग से है? तो ये दोस्तों ये जो उर्वरक है ये किस रंग के क्रांति से संबंधित है? तो उर्वरक का जो है ये संबंधित है दोस्तों भूरी क्रांति से। ठीक है, भूरी क्रांति से कौन संबंधित है? तो उर्वरक है। उसी तरह अगर पूछा जाए गुलाबी क्रांति से कौन संबंधित है, फिर उसके बाद आपका काली क्रांति से कौन संबंधित है, और आपका सुनहरा क्रांति से कौन संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये फलों के उत्पादन से। ठीक है, फलों के उत्पादन से कौन संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति ये संबंधित है फलों के उत्पादन से। उसके बाद यहाँ पर आपकी काली क्रांति दोस्तों, तो काली क्रांति आपके किससे संबंधित है? तो ये कच्चे तेल के उत्पादन से। ठीक है, काली क्रांति किससे संबंधित है? तो कच्चे तेल के उत्पादन से काली क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये झींगा पालन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा पालन से संबंधित कौन है? गुलाबी क्रांति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी ग्रह वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां पर जीवन स्थित है या मौजूद है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे हम लोग जो कहते हैं जौ मंडल कहते हैं, यानी बायोस्फीयर कहते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य में विधान परिषद है? ठीक है, विधान परिषद आप लोगों को पता है दोस्तों टोटल कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। ठीक है, विधान परिषद टोटल कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। तो इनमें से कौन से जगह में जो है विधान परिषद है? तो विधान परिषद दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कहाँ कहाँ पर है? तो सबसे पहले साउथ में देख लीजिए दोस्तों, तो एक तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा साउथ में। उसके बाद साउथ में आर कहाँ पर है? तो एक तो फिर दूसरा आपका तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कहाँ पर है? तो तीसरा साउथ में आपका कर्नाटका में हो जाएगा। ठीक है, ये साउथ में 3 जगह हो गया। उसके बाद अगर इधर आ जाएंगे दोस्तों तो हमारा एक पश्चिम में देख लीजिए, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र के बाद दोस्तों आपका एक यूपी में है और एक आपका बिहार में है। ठीक है, तो इन 6 जगहों पर क्या है आपका विधान परिषद भी मौजूद है। विधानसभा के साथ साथ यहाँ पर इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद भी है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय स्थित है ये कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएन का जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन है दोस्तों वर्ष 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एसोसिएट विथ, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका संबंधित है अल्बर्ट आइंस्टाइन से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इसका जो फॉर्मूला के रूप में ये क्या है? एनर्जी और मास का जो है ये आपका रिलेशन बताता है, ये इक्वल टू mc स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार कहाँ पर स्थित है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये बार के जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका दोस्तों मुंबई में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए दोस्तों इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो बार का जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका जो स्थापना होता है दोस्तों 19 दिसंबर 1945 को। ठीक है, 19 दिसंबर 1945 को इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट? एनएनपी। एनएनपी यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन छूट गया है। तो एनएनपी क्या है दोस्तों? तो एनएनपी के लिए जो हम लोग क्या करेंगे, एनएनपी, तो एनएनपी में जो है दोस्तों नेट निकालना ना, तो इसमें आपका क्या घटा देंगे? तो मूल्य हरांश को घटा देंगे ना, तो ये आपका निकल जाएगा एनएनपी, यानी
जीएनपी में से, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से हम लोग क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन को घटा देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, तो एनएनपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे याद रखिएगा, एनएनपी यानी नेट अगर निकालना है, कोई चीज से नेट निकालना है, तो उससे क्या हटा देंगे हम लोग दोस्तों, तो मूल हरांश हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, नेट में से जब मूल हरांश या डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो ये आपका बन जाएगा एनएनपी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। ठीक है, तो हु गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले जो संविधान सभा का विचार है ये दोस्तों दिया गया था दोस्तों एम.एन. रॉय के द्वारा वर्ष 1934 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहला जो है किसके द्वारा दिया गया था संविधान सभा का विचार, तो ये एम.एन. रॉय के द्वारा वर्ष 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध संतूर वादक है। तो संतूर वादक इनमें से कौन है दोस्तों, प्रसिद्ध संतूर वादक यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध संतूर वादक हैं ये शिव कुमार शर्मा। ठीक है, शिव कुमार शर्मा जो है यहाँ पर ये किससे संबंधित है, तो ये एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे आप याद रखिएगा निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी इनका संबंध किससे है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो निखिल बनर्जी का जो संबंध है दोस्तों ये सितार से संबंधित है। ठीक है, ये आपका क्या संतूर है, संतूर में तो शिव कुमार शर्मा हो गया। निखिल बनर्जी किससे संबंधित है, तो ये सितार वादक है। उसके बाद उस्ताद बिंदा खान, तो ये दोस्तों सारंगी से रिलेटेड है। ठीक है, उस्ताद बिंदा खान ये किससे संबंधित है, तो ये सारंगी से संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49वीं समानांतर डैश के बीच स्थित है। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा जो है ये 49वीं पहला ये किन देशों के बीच जो बाउंड्री बनाता है, तो 49वीं समानांतर रेखा दोस्तों ये यूएसए और कनाडा के बीच जो है बाउंड्री लाइन बनाता है। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कौन सा जो है लाइन बनाता है दोस्तों, बाउंड्री लाइन, तो ये आपका 38वीं रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, 38वीं जो रेखा है ये किसके बीच है, तो 38वीं जो रेखा है, 38वीं रेखा 38वीं लाइन जो है ये किसके बीच, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है कौन सा जो है बाउंड्री लाइन है दोस्तों, तो ये मैगी नोट हो जाएगा। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सा लाइन, तो मैगी नोट। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तो आप जान ही रहे रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो पहला संचार उपग्रह कौन सा है, पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन है, तो पहला भारतीय संचार उपग्रह के बारे में पूछ रहा था, ये दोस्तों आपका एप्पल हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत का पहला उपग्रह कौन है तो आर्यभट्ट हो जाएगा, लेकिन ये किसके बारे में बोल रहा है, तो ये संचार उपग्रह के बारे में बोल रहा है। तो संचार उपग्रह जो पहला कौन था, ये एप्पल हो जाएगा। और ये किस वर्ष जो दोस्तों छोड़ा गया था, तो वर्ष 1981 में। और जो आर्यभट्ट है दोस्तों 1975 में। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का क्या अर्थ होता है, तो NIU का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेब से संबंधित रोग डैश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सेब से संबंधित रोग कौन सा है दोस्तों, तो सेब से संबंधित जो रोग है ये फायर ब्लाइट है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो रेड रस्ट रोग है दोस्तों, ये रेड रस्ट रोग किससे संबंधित है, तो ये आपका दोस्तों चाय से संबंधित है। रेड रस्ट रोग किससे संबंधित है, चाय से संबंधित है। टिक्का रोग, ये टिक्का रोग किससे संबंधित दोस्तों, तो ये आपका मूंगफली से संबंधित है। ठीक है, टिक्का रोग किससे संबंधित है, मूंगफली से। और ग्रीन ईयर रोग ये किससे संबंधित है, तो ये बाजरा से संबंधित है। ग्रीन ईयर रोग किससे संबंधित है, तो बाजरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। तो लाइकेन दोस्तों ये किसका ये सूचक है, तो लाइकेन आपका ये जो है वायु प्रदूषण का सूचक है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, लाइकेन जो है ये किसका सूचक है, तो ये वायु प्रदूषण का सूचक है। और ये जो लाइकेन है दोस्तों ये किसका सहजीवी है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा कवक और शैवाल का। ठीक है, कवक और शैवाल का जो है ये सहजीवी है।
अगला क्वेश्चन है